दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान हर तरफ से हार मान ले, जब चारों ओर सिर्फ मौत का सन्नाटा हो, तब उसके अंदर कौन सी आग होती है जो उसे जिंदा रखती है? आज आप सुनने जा रहे हैं एक ऐसी सच्ची कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। ये कहानी है एक लड़की की, जिसकी आंखों में सपने थे और दिल में जुनून, लेकिन तकदीर ने उसे एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां सिर्फ रेत, खामोशी और मौत थी। ये कहानी है 51 दिनों तक एक अकेली लड़की के रेगिस्तान में जिंदा रहने की। न खाने को कुछ, न पीने को और न कोई मदद, सिर्फ एक चीज थी, इरादा। लेकिन अब आखिरी 10 सेकंड का सस्पेंस। 99वें दिन, जब जिंदगी और मौत के बीच आखिरी फैसला होना था, तो जो हुआ वो इतना चौंकाने वाला था कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। जानना चाहते हैं क्या हुआ? तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए। और अगर आप पहली बार हमारी कहानी सुन रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप कहां से सुन रहे हैं और यह कहानी आपको कैसी लगी, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं, यह जिंदगी बदल देने वाला सफर है। जिस वक्त सूरज आसमान में तमतमाता हुआ एक जलते अंगारे की तरह चमक रहा था और थार का रेगिस्तान अपने पूरे कहर के साथ तप रहा था, ठीक उसी समय एक जीप धूल उड़ाती हुई सुनसान पगडंडी पर आगे बढ़ रही थी। जीप की स्टीयरिंग पर थी रिया कपूर, दिल्ली की एक जानी मानी ट्रैवल ब्लॉगर, जिसकी जिंदगी का मकसद था दुनिया के अनदेखे पहलुओं को कैमरे में कैद करना और अपने फॉलोअर्स को दिखाना कि असल खूबसूरती कहां छुपी है। 29 वर्षीय रिया आज तक देश के कोने कोने की यात्रा कर चुकी थी, लेकिन थार का यह सफर उसके लिए सबसे अनोखा था, क्योंकि इस बार वो सिर्फ यात्रा नहीं कर रही थी, बल्कि एक मिशन पर निकली थी। उसे रेगिस्तान के उन अनछुए हिस्सों की तस्वीरें लेनी थीं जहां आज तक कोई इंसान नहीं पहुंचा। जीप में बैठे उसके साथ थे उसके कैमरे, 3 लेंस, एक ड्रोन, थोड़ा खाना, 2 पानी की बोतलें, एक डायरी और वो जोश जो उसके चेहरे की मुस्कान से झलक रहा था। रास्ता लंबा था लेकिन रोमांचक, और यही रोमांच रिया को हमेशा खींचता था। जैसे जैसे वो जैसलमेर से दूर होती गई, रास्ते पतले और वीरान होते चले गए। मोबाइल का नेटवर्क धीरे धीरे गायब हो गया, लेकिन उसे इसकी आदत थी, क्योंकि वो कई बार बिना नेटवर्क और सहूलियतों के सफर कर चुकी थी। लेकिन शायद ये सफर कुछ अलग था। करीब 140 किलोमीटर दूर एक कच्चे और सुनसान रास्ते पर उसकी जीप अचानक झटके से रुक गई। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। इंजन की आवाज अब पूरी तरह खामोश हो चुकी थी। रिया बाहर निकली, बोनट खोला, लेकिन उसे गाड़ियों की ज्यादा जानकारी नहीं थी। उसने चारों तरफ नजर घुमाई। दूर दूर तक कोई इंसान, कोई जानवर, कोई पेड़ तक नहीं, सिर्फ रेत, धूप और गहराता हुआ सन्नाटा। कुछ देर तक वो वहीं बैठी रही। उम्मीद थी कि कोई राहगीर आएगा, लेकिन एक एक कर घंटे बीतते गए और दूर तक कोई भी नजर नहीं आया। सूरज अब आग उगलने लगा था और जीप की छांव भी अब धूप में गुम होने लगी थी। रिया ने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली, एक घूंट पिया और सोचने लगी, क्या मैं यहीं रुक जाऊं या मदद की तलाश में आगे बढ़ूं? कुछ देर दुविधा में रहने के बाद उसने फैसला किया कि पैदल चलकर किसी इंसानी बस्ती को खोजा जाए। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसे अंदाजा नहीं था कि वो रेगिस्तान के उस हिस्से में घुस चुकी थी जो लगभग निर्जन और अनचिन्हित था। उसकी पहली गलती यही नहीं थी। उसके पास कोई नक्शा नहीं था, कोई सैटेलाइट फोन नहीं था और ना ही ज्यादा खाना। वो बस अपनी जिज्ञासा, हिम्मत और अनुभव पर भरोसा करके निकली थी। पहली दोपहर की तपिश ने ही उसे बता दिया कि यह सफर आसान नहीं होगा। रेत पर चलना वैसा नहीं होता जैसा किसी सड़क पर। हर कदम में पांव धंसता, हर सांस में धूल भर जाती। 2 घंटे की पैदल यात्रा में ही उसका शरीर जवाब देने लगा। पानी की एक बोतल खत्म हो चुकी थी और दूसरी भी आधी बची थी। उसका कैमरा अब बोझ लगने लगा था, लेकिन उसने उसे नहीं फेंका, क्योंकि वही उसकी पहचान था। जैसे ही शाम हुई, तापमान तेजी से गिरने लगा। दिन में आग की तरह जलते रेगिस्तान ने अब बर्फ सी ठंडी हवा उगलनी शुरू कर दी। रिया ने अपने बैग से जैकेट निकाली और रेत पर बैठकर अपनी डायरी में लिखा, दिन 1, गाड़ी खराब हो गई, नेटवर्क नहीं है, पानी सीमित है, लेकिन मैं डर नहीं रही। मुझे भरोसा है कि मैं कल तक किसी गांव तक पहुंच जाऊंगी। उसने खुद को दिलासा दिया और वहीं रेत पर लेट गई। आसमान साफ था और तारे इतने पास लग रहे थे जैसे उन्हें छू सकती हो।
लेकिन यह खूबसूरती उस खामोशी में डर पैदा कर रही थी। पहली रात उसने किसी तरह काटी, लेकिन नींद नहीं आई। हर झोंके में उसे लगता कोई उसके पास आ रहा है, कभी कोई जानवर, कभी कोई परछाई, लेकिन वो खुद को संभालती रही। दूसरे दिन सुबह जब वो उठी तो उसका गला सूख चुका था, प्यास से जीभ तालू से चिपक रही थी। सूरज की पहली किरण ने जैसे चेतावनी दी कि आज का दिन और भी कठिन होगा। उसने बोतल से कुछ घूंट लिए और आगे चलने लगी, लेकिन अब रेत पर चलना आसान नहीं रहा था। पैरों में छाले पड़ चुके थे, होंठ सूखकर फटने लगे थे और आंखों के सामने धुंधलापन आने लगा था। उसे पहली बार डर महसूस हुआ, एक अजीब सी थकावट जो सिर्फ शरीर में नहीं थी बल्कि आत्मा में उतर चुकी थी। जब उसने कुछ दूर एक चट्टान की छांव देखी तो घिसटते घिसटते वहां पहुंची। वो छांव उस समय उसके लिए जन्नत से कम नहीं थी। कुछ देर सुस्ताने के बाद उसने अपनी चुनरी को कुछ झाड़ियों के पत्तों पर फेरा जहां ओस की बूंदें जमी हुई थीं। उसने उन बूंदों को निचोड़कर अपने होंठों पर लगाया। वो सिर्फ पानी नहीं था, वो उम्मीद की बूंदें थीं। उसने अपनी डायरी में लिखा, दिन 2, अभी तक कोई नहीं मिला। अब डर लगने लगा है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। दिन बीतते गए। हर दिन सूरज उसे झुलसाता और हर रात उसे सुलाने की जगह डरा देती। अब उसका शरीर धीरे धीरे जवाब देने लगा था। चेहरा झुलस चुका था, हाथ पैर कटे फटे थे और खाना भी खत्म होने लगा था। उसे अब रेगिस्तान से नफरत होने लगी थी, लेकिन वो लौट भी नहीं सकती थी क्योंकि लौटने का रास्ता भी खो चुका था। एक दिन उसने देखा कि कुछ दूर रेत में एक सीधी रेखा सी बनी है। उसे उम्मीद जगी कि शायद ये किसी जानवर या ऊंट के गुजरने का निशान हो। उसने उस दिशा में चलना शुरू किया, लेकिन जब वो करीब पहुंची तो पता चला कि वो सिर्फ हवा से बनी एक लहर थी। फिर भी उसने हार नहीं मानी। कभी कभी उसे ऐसा लगता कि दूर कोई आवाज दे रहा है। वो रुकती, सुनने की कोशिश करती, लेकिन वहां कोई नहीं होता। ये उसका भ्रम था। अकेलापन अब उसे तोड़ने लगा था। कभी वो अपनी मां से बात करती, कभी अपने पापा से, कभी खुद से। एक दिन जब बहुत थक गई थी, उसने अपनी डायरी में लिखा, दिन 7, अगर ये आखिरी रात हुई तो उम्मीद है मेरी डायरी किसी को मिल जाए। मैं रिया कपूर हूं। मैं हार नहीं मानना चाहती थी, लेकिन वो आखिरी रात नहीं थी। अगले दिन उसे कुछ झाड़ियों में कुछ कीड़े और टिड्डे मिले। घिन आई, लेकिन उसने खाया क्योंकि उसे जिंदा रहना था। दिन 10, दिन 15, दिन 20। अब वो वक्त और तारीख भूल चुकी थी। बस उसका एक ही लक्ष्य था, जिंदा रहना। अब वो अपनी डायरी में सिर्फ यही लिखती थी, आज मैं जिंदा हूं। उसने सूरज की रोशनी से आग जलाना सीखा। उसने अपने कपड़े फाड़कर खुद को धूप से बचाया। उसने सिखाया कि कैसे अपने डर को दोस्त बनाया जाए। लेकिन सब कुछ के बावजूद सबसे मुश्किल था खुद से लड़ना। उसकी हिम्मत टूटती थी, फिर बनती थी। जैसे ही वो सोचती कि अब नहीं होगा, उसे कोई छोटा सा संकेत मिलता, कोई झाड़ी, कोई ओस, कोई आवाज। यही संकेत उसे चलते रहने की हिम्मत देते। एक दिन उसने देखा कि रेत पर कुछ चमक रहा है। उसे लगा शायद कोई शीशा, कोई गाड़ी, कोई बस्ती। वो दौड़ी पागलों की तरह, लेकिन जब करीब पहुंची तो वो सिर्फ मृग तृष्णा थी, मिराज, एक छलावा जो प्यासे को और प्यासा बना देता है। वो वहीं गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, बस कर भगवान, अब और नहीं। लेकिन रिया हार मानने वालों में से नहीं थी। कुछ देर रोने के बाद उसने आंखें पोंछी और फिर से चलने लगी। यही उसका जज्बा था, यही उसकी कहानी थी। इकतालीस दिनों की उस अंतहीन लगती जंग में आयशा का शरीर टूट चुका था, लेकिन उसका आत्मबल अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था। रेगिस्तान अब उसका शत्रु नहीं रहा था, बल्कि एक ऐसा गुरु बन चुका था जिसने उसे जिंदगी के सबसे कठिन पाठ सिखा दिए थे। वह अब थकती थी, लेकिन रुकती नहीं थी। जलती रेत पर उसके पैरों में अब छाले थे, खून रिस रहा था, मगर फिर भी वो हर सुबह आंखें खोलती और उसी दिशा में चल पड़ती जहां उसे आखिरी बार ऊंटों के पैरों के निशान दिखे थे। उसे अब कोई गिनती नहीं थी कितने दिन हो गए, कितनी रातें गुजर गईं। उसकी घड़ी की बैटरी कई हफ्ते पहले ही खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंतरिक घड़ी हर सुबह उसे सूरज की पहली किरण के साथ उठा देती थी। वो रेत में से अपने लिए आश्रय बनाने के नए तरीके सीख चुकी थी। वह जान चुकी थी कि झाड़ियों की छांव कैसे काम आती है और किस वक्त किस दिशा में चलना चाहिए
ताकि सूरज की सीधी आग से बचा जा सके। मगर अब भूख उससे लड़ाई लड़ने लगी थी। अब जब शरीर की चर्बी गल चुकी थी और मांस भी ढल चुका था, तब उसका शरीर अपनी ही मांसपेशियों को जलाना शुरू कर चुका था। उसकी हड्डियां अब उभरने लगी थीं और हाथ पैर उस मरुस्थली ढांचे जैसे लगते थे जिन्हें पुरातत्ववेत्ता किसी खोदाई में खोज निकालते हैं। उस दिन जब वो रेत में से एक सूखी झाड़ी के पास बैठी थी, तो उसे एक आवाज सुनाई दी। यह कोई बाहरी आवाज नहीं थी, यह उसके भीतर से आती फुसफुसाहट थी। क्या तुम अब हार मान लोगी? आवाज ने पूछा। नहीं, उसने फुसफुसाकर जवाब दिया, कभी नहीं। उसी पल उसने अपनी डायरी निकाली, जो अब तक उसके बैग में रह रहकर किसी चमत्कारी खजाने की तरह बची हुई थी। उसमें उसने लिखा, दिन 60, आज मैंने मौत को फिर से ना कहा है। वो अब अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों को संकेतों के तौर पर देखती थी। कोई उड़ता हुआ पक्षी, कोई दूर से आती गरज की आवाज, कोई बदलती हुई हवा की दिशा। हर एक चीज उसे जीवन की संभावना का एहसास दिलाती थी। और तब एक सुबह जब वो एक रेतीली ढलान के पीछे बैठी थी, उसने आसमान में 2 बाजों को चक्कर काटते देखा। बाज शिकार तभी करते हैं जब कहीं जिंदा चीज होती है। उसने अपना सारा जोर लगाकर उस दिशा में बढ़ना शुरू किया। उसका हर कदम अब सैकड़ों किलो जितना भारी लगता था, लेकिन उसे एक उम्मीद थी कि शायद बाजों की वह दिशा उसे किसी जानवर तक, किसी जीवन तक पहुंचा देगी। वह चलती रही, घिसटती रही, और तभी उसने देखा रेत के टीले के पास एक मरी हुई छिपकली पड़ी थी और उसके पास कुछ नमी। उस मरे हुए जीव को देखकर उसे उल्टी आने लगी, मगर फिर भी उसने खुद से कहा, अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे अपने घिन से भी लड़ना होगा। उसने उस नमी को अपनी चुनरी में समेटकर होठों को नम किया। वो गंदा पानी नहीं था, वो उसकी आत्मा को मिली राहत की बूंद थी। अब वो किसी भी चीज से घबराती नहीं थी, न रेत से, न रात के जानवरों से, न भूतकाल की यादों से। उसे सिर्फ अब भविष्य चाहिए था, एक जिंदा भविष्य। अगले कुछ दिन उसने उसी टीले के आसपास गुजारे। वहां कुछ झाड़ियां थीं जिनके पत्तों से वह फिर ओस बटोरती रही। फिर एक दिन उसे एक और चमत्कार मिला, एक टूटी फूटी बोतल जिसके अंदर कुछ बूंदें थीं। शायद कोई और ट्रैवलर उसे गिरा गया था। उसने बोतल को निचोड़ा और उसमें बचे हुए नमी को अपने शरीर के जर्रे जर्रे में उतार लिया। मगर इस रेगिस्तान ने एक बात और सिखा दी थी कि चमत्कारों पर निर्भर नहीं रह सकते। इसलिए वह फिर से चल पड़ी। अब उसने ठान लिया था कि दिन में नहीं बल्कि रात में चलेगी। और रात का अंधेरा उसके लिए कोई डर नहीं था, बल्कि राहत थी। अंधेरे में सूरज नहीं होता जो उसकी चमड़ी को जलाए। अंधेरे में अकेलापन होता है, मगर अब उसे अकेलापन भी डराता नहीं था। वो अब अपने भीतर एक कहानी बुन रही थी, एक ऐसी कहानी जो शायद वो दुनिया को सुनाएगी अगर वो जिंदा वापस लौटी। रात में चलने का सबसे बड़ा खतरा था सांप और बिच्छू, लेकिन उसके पास अब डरने का समय नहीं था। एक रात वो चल रही थी जब उसके पैर में कुछ चुभा। एक तीव्र दर्द उसके शरीर में दौड़ गया। उसने देखा तो एक बिच्छू था जो उसके पैर में डंक मार चुका था। वो जोर से चीखी नहीं, क्योंकि अब उसे पता था चीखने से कुछ नहीं मिलेगा। उसने तुरंत अपने बैग से कैमरा निकाला, उसका स्ट्रैप काटा और पैर के ऊपर बांध दिया ताकि जहर ऊपर न चढ़े। फिर उसने पास की झाड़ी में से कुछ पत्ते तोड़कर रगड़ना शुरू किया। ये पत्ते उसने पहले किसी किताब में देखे थे, जहरीले डंक से राहत देने वाले। ये सब वो अब तक पढ़ चुकी थी, देख चुकी थी, लेकिन अब वो उन्हें असल जिंदगी में लागू कर रही थी। वो रात बहुत लंबी थी। दर्द उसके पूरे शरीर में फैल गया, मगर उसने हार नहीं मानी। सुबह तक जब उसकी आंख खुली तो उसे महसूस हुआ कि जहर पूरी तरह नहीं फैला था। वो फिर से चलने लगी, मगर अब हर कदम उसके लिए जैसे एक तीर्थ यात्रा था। उसके शरीर से बदबू आने लगी थी, लेकिन वो अब इस बदबू की भी आदी हो चुकी थी। वो अपने ही खून, पसीने और दर्द की गंध में जिंदगी खोज रही थी। एक दिन उसे एक पुराना खाली टिन का डिब्बा मिला। उसने उसे उठाकर खुशी से झूम उठी। अब वो उसमें ओस की बूंदें जमा कर सकती थी। फिर उसने रेत में खुदाई शुरू की। उसे याद था, स्कूल में पढ़ाया गया था कि कहीं कहीं रेगिस्तान के नीचे नमी छुपी होती है। घंटों की खुदाई के बाद उसे एक गीली मिट्टी मिली। उसने वहां पर कपड़ा रखा और उसमें से नमी सोखने लगी। वो वैज्ञानिक नहीं थी, मगर जरूरत ने उसे एक जिंदा प्रयोगशाला बना दिया था। फिर एक रात जब वो कुछ दूर से रोशनी देख रही थी, उसे लगा शायद किसी गांव का घर है।
मगर वो अब मृग तृष्णा से सावधान हो चुकी थी। फिर भी उसने अपनी हिम्मत को बांधा और उस दिशा में बढ़ी। जैसे जैसे वो पास आई, रोशनी तेज होती गई और फिर उसने देखा वो असली आग थी, किसी इंसान की। वो दौड़ पड़ी। उसके शरीर में दौड़ने की ताकत नहीं थी, लेकिन आत्मा दौड़ रही थी। पास पहुंचकर उसे दिखा कि कुछ चरवाहे बैठे आग के पास खाना पका रहे थे। उसने जोर से आवाज लगाई, मगर आवाज गले में ही घुट गई। वो दौड़ती रही और जैसे ही उन लोगों ने उसे देखा, वो चौंक गए। एक इंसानी कंकाल जैसी लड़की रेत में गिर रही थी। फिर एक कंबल उसे ढक दिया गया। एक अजनबी ने उसे पानी पिलाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू दर्द के नहीं थे, बल्कि एक जंग जीतने की खुशी के थे। उन चरवाहों ने उसे उठाया, अपने ऊंट पर बिठाया और अपने गांव ले गए। गांव छोटा सा था, लेकिन वहां की इंसानियत बहुत बड़ी थी। वहां की औरतों ने उसे खाना खिलाया, उसके शरीर को साफ किया और उसे नए कपड़े पहनाए। वो दिन था। गांव में किसी के पास फोन नहीं था, लेकिन एक बूढ़े आदमी ने कहा कि 5 मील दूर एक सरकारी पोस्ट है जहां से उसे मदद मिल सकती है। अगले दिन उसे वहां ले जाया गया। जब उसने वहां से पुलिस को कॉल की तो उधर से चुप्पी थी। फिर किसी ने कहा, क्या तुम वही लड़की हो जो 3 महीने पहले गायब हुई थी? उसका नाम आयशा था, मगर अब सब उसे वो लड़की कहते थे। वो लड़की जो रेगिस्तान से जिंदा लौटी। उसकी कहानी ने पूरे देश को हिला दिया। मीडिया उसके पीछे लग गई। इंटरव्यूज, डॉक्यूमेंट्रीज और यहां तक कि फिल्मों की बात भी शुरू हो गई। लेकिन आयशा अब बदल चुकी थी। उसे अब लाइमलाइट की नहीं, सुकून की जरूरत थी। जब वो अपने घर लौटी तो मां उसे देखकर फूट फूट कर रोई। पिता ने उसका माथा चूमा। उसकी बहन ने उसे कसकर गले लगाया और तब पहली बार उसने खुद से कहा, मैं जिंदा हूं और मैं सिर्फ बची नहीं हूं, मैंने इस जंग को जीता है। और दोस्तों, यह थी उस लड़की की कहानी जिसने न सिर्फ थार के रेगिस्तान को झेला, बल्कि उससे दोस्ती भी कर ली। आयशा अब हर साल 1 हफ्ता रेगिस्तान में बिताती है, क्योंकि उसे वहां फिर से खुद को पाने का एहसास होता है। अब वही चेहरा हर समाचार चैनल की सुर्खियों में था। उसके संघर्ष की कहानी जंगल की आग की तरह फैल गई थी। दिल्ली से लेकर मुंबई तक हर जगह उसके जीवट की चर्चा थी। लेकिन आयशा जानती थी कि यह अंत नहीं है, यह उसकी असली कहानी की शुरुआत थी। वह 1 महीना अस्पताल में रही, जहां डॉक्टरों ने उसका हर तरह से इलाज किया। शरीर में जो भी बचा था उसे पोषण देना पड़ा, उसकी मानसिक स्थिति को मजबूत करना पड़ा और फिर धीरे धीरे उसे जीवन की सामान्य रफ्तार में लौटाना पड़ा। उसके माता पिता जब पहली बार अस्पताल में उससे मिले तो उनकी आंखों से सिर्फ आंसू ही नहीं निकले, बल्कि एक मां की ममता और एक पिता की उम्मीद फिर से जिंदा हो उठी। आयशा को देखने वालों के लिए वह अब सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वह एक मिसाल बन चुकी थी। अस्पताल से छुट्टी मिलते ही मीडिया, सामाजिक संगठन और सरकार की नजरें उस पर थीं। लेकिन आयशा ने सबसे पहले जो काम किया वो था उस डायरी को मीडिया के सामने लाना, जिसमें उसने अपने 51 दिनों के संघर्ष को दर्ज किया था। हर पन्ना, हर शब्द, हर लाइन जैसे किसी खौफनाक फिल्म की स्क्रिप्ट हो, लेकिन वह सच्चाई थी। उसके दर्द, उसकी भूख, उसकी तड़प, उसकी तन्हाई, सब कुछ उस डायरी में दर्ज था। लोगों की आंखें नम हो गईं जब उन्होंने वह पढ़ा। एक न्यूज चैनल ने उसकी डायरी को आवाज दी और उसे टीवी पर प्रसारित किया। देश भर के करोड़ों लोगों ने उस आवाज को सुना और महसूस किया कि किस हद तक इंसान जिंदा रहने के लिए लड़ सकता है। लेकिन आयशा के लिए यह पहचान काफी नहीं थी। उसने खुद से एक और वादा किया, अब वह इस अनुभव को लोगों तक पहुंचाएगी ताकि कोई और उस तरह अकेला और मजबूर न महसूस करे। उसने एक किताब लिखनी शुरू की, 51 दिन, मौत से वापसी। इस किताब में उसने न सिर्फ अपनी कहानी कही, बल्कि वह हर सबक लिखा जो उसने रेगिस्तान में सीखा। वह चाहती थी कि यह किताब सिर्फ एक सर्वाइवल गाइड न हो, बल्कि इंसानों की जिजीविषा का प्रमाण बने। किताब छपते ही बेस्ट सेलर बन गई और देश विदेश के पाठकों ने इसे सराहा। इसी बीच एक विदेशी डॉक्यूमेंट्री टीम ने उससे संपर्क किया। वे आयशा की कहानी पर एक फिल्म बनाना चाहते थे। आयशा को यह विचार पसंद आया, लेकिन उसकी एक शर्त थी, फिल्म में कोई काल्पनिक चीज नहीं जोड़ी जाएगी। हर सीन, हर डायलॉग वही होगा जो उसने खुद जिया।
टीम मान गई और थार रेगिस्तान में उस पूरी कहानी को दोबारा फिल्माया गया। उस फिल्म का नाम रखा गया सर्वाइवर द डेजर्ट सोल, और जब यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई तो पूरी दुनिया हिल गई। आयशा को कई अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड्स मिले, टेड टॉक्स में बुलाया गया, यूनाइटेड नेशंस में उसे महिला सशक्तिकरण की प्रतीक के रूप में आमंत्रित किया गया, लेकिन फिर भी उसने कभी खुद को सेलिब्रिटी नहीं समझा। उसके लिए सबसे बड़ा सम्मान वो था जब कोई लड़की उससे आकर कहती, आपकी वजह से मैंने हार नहीं मानी। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उसने फिर से थार रेगिस्तान का रुख किया। नहीं, इस बार वह अकेली नहीं थी। इस बार उसके साथ एक पूरा सर्वाइवल ट्रेनिंग ग्रुप था जिसे उसने खुद बनाया था। उसने एक संस्था बनाई, जिंदा रहना है, जिसमें वह हर साल 100 महिलाओं को खुद पर भरोसा करना सिखाती थी, उन्हें मुश्किल हालात में जिंदा रहने की ट्रेनिंग देती थी। थार के उसी रेगिस्तान में अब हफ्तों की ट्रेनिंग चलती, जहां एक समय वह खुद जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही थी। उसके जीवन में एक नई रोशनी आई थी। उसने खुद को नया जन्म दिया था, लेकिन जिंदगी ने उसे एक और मौका दिया जब उसकी संस्था में एक लड़की आई, नीलिमा। नीलिमा की कहानी भी अलग थी, लेकिन उसमें वही डर, वही अकेलापन और वही संघर्ष की छाया थी जो आयशा ने झेली थी। आयशा ने उसे देखा और तुरंत पहचान लिया कि यह लड़की भी वही लड़ाई लड़ रही है जो वह खुद लड़ चुकी है। उसने नीलिमा को गाइड किया, उसके साथ समय बिताया, और कुछ महीनों में नीलिमा एक नई ऊर्जा से भर गई। एक दिन नीलिमा ने आयशा से कहा, मैं जीना चाहती हूं क्योंकि आपने मुझे दिखाया कि मरना कोई हल नहीं होता। इस बात ने आयशा को एहसास दिलाया कि उसका संघर्ष सिर्फ उसके लिए नहीं था, वह एक चिंगारी थी जो औरों को रोशनी दे सकती थी। तभी उसे एक और विचार आया, क्यों न वह अपनी कहानी स्कूलों और कॉलेजों में जाकर सुनाए? क्यों न वह बच्चों को बताए कि जीवन कितना कीमती है और कैसे हमें हर हाल में लड़ना आना चाहिए। उसने यह काम भी शुरू किया और देश भर के कई संस्थानों में जाकर अपनी कहानी सुनाई। उसकी आवाज अब प्रेरणा बन चुकी थी। एक दिन जब वह दिल्ली के एक स्कूल में अपनी कहानी सुना रही थी, तब एक बच्चे ने खड़े होकर पूछा, दीदी, अगर आप फिर से रेगिस्तान में फंस जाएं तो क्या आप फिर से वही कर पाएंगी? आयशा मुस्कुराई और बोली, अगर मेरे पास वो हौसला होगा जो तुम्हारे इस सवाल में है, तो मैं मरकर भी लौट आऊंगी। वक्त बीतता गया, लेकिन आयशा की कहानी रुकने वाली नहीं थी। उसने अपने ट्रैवल ब्लॉग को फिर से शुरू किया, लेकिन अब वह सिर्फ सुंदर तस्वीरें नहीं डालती थी, वह हर पोस्ट में एक जीवन का पाठ देती थी। उसने हजारों फॉलोअर्स बना लिए जो सिर्फ उसके सफर नहीं, उसकी सोच को फॉलो करते थे। एक समय ऐसा भी आया जब आयशा को संयुक्त राष्ट्र से आमंत्रण मिला कि वह एक रिपोर्ट बनाए जिसमें दुनिया के उन क्षेत्रों को चिन्हित किया जाए जहां सर्वाइवल ट्रेनिंग की सबसे ज्यादा जरूरत है। उसने पूरी दुनिया का दौरा किया, अफ्रीका के सहारा से लेकर अमेज़न के जंगलों तक। हर जगह उसने लोगों से सीखा और उन्हें सिखाया। उसका मिशन बन चुका था, हर इंसान को जीना सिखाओ। 91 दिनों की वह रेगिस्तानी यात्रा अब एक वैश्विक आंदोलन बन चुकी थी। लोग उसकी किताबों से सीखते थे, उसकी फिल्मों से प्रेरित होते थे और उसकी कार्यशालाओं में भाग लेकर अपनी जिंदगी को नया रूप देते थे। एक इंटरव्यू में जब एक पत्रकार ने पूछा, आयशा, आप थकती नहीं हैं? तो उसने जवाब दिया, मैं एक बार थक गई थी और जिंदगी ने मुझे दोबारा खड़ा किया। अब जब तक सांस है, काम करती रहूंगी। हर साल 15 मई को जब वह थार की यात्रा शुरू की थी, वह उस जगह जाकर 1 मिनट का मौन रखती थी। वह दिन उसके लिए पुनर्जन्म का प्रतीक बन चुका था। उसने वहां एक स्मारक बनवाया, एक पत्थर पर लिखा, यहां एक लड़की मरी थी और एक योद्धा पैदा हुई। इस तरह आयशा की कहानी चलती रही। उसकी प्रेरणा और संघर्ष की लौ बुझने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन इस सब के बीच एक रहस्य अभी भी बाकी था, एक अधूरी बात जिसे उसने कभी किसी को नहीं बताया। आगे की कहानी में आपको वह रहस्य जानने को मिलेगा जिसने आयशा के जीवन में एक नया मोड़ लाया। तो जुड़े रहिए, अगला भाग जरूर पढ़िए। और हां, अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप कहां से इसे पढ़ रहे हैं और इसने आपको कैसे छू लिया। दिन जब आयशा की आंखें अस्पताल की सफेद छत को ताकती हुई खुलीं, तो समय जैसे कुछ पल के लिए ठहर गया था। उसकी सांसें धीमी थीं, लेकिन अब भी चल रही थीं।
डॉक्टरों और नर्सों के चेहरे पर एक झलक थी, हैरानी, राहत और श्रद्धा की, मानो उन्होंने एक चमत्कार को अपनी आंखों से देखा हो। वह औरत जो 3 महीने तक रेगिस्तान की आग और रात की बर्फ के बीच मौत से लड़ती रही थी, अब जिंदगी की ओर लौट आई थी। उसकी आंखें धीरे धीरे चारों तरफ घूमी। बेड के पास उसकी डायरी रखी थी, वही डायरी जिसमें वह रोज अपने संघर्ष के निशान दर्ज करती थी। उसका दिल उस पल कांप उठा जब उसने डायरी के आखिरी पन्ने को देखा, जहां लिखा था, अगर मैं आज जिंदा हूं तो यह सिर्फ मेरे इरादों की जीत है। उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई और आंखों से बहते आंसू इस बार राहत के थे, दर्द के नहीं। समाचार चैनलों में उसकी कहानी आग की तरह फैल गई। थार की योद्धा, रेगिस्तान से लौटी मौत की मसीहा, भारत की असली नायिका, ऐसे शीर्षकों के साथ मीडिया ने उसकी संघर्ष गाथा को सबके सामने रखा। लेकिन आयशा अब कोई सुर्खियों की भूखी महिला नहीं रही थी। उसके अंदर अब एक गहराई थी, एक दृष्टि थी और एक मिशन था। दिल्ली लौटने के बाद जब पहली बार उसने अपने माता पिता को गले लगाया तो वह लम्हा किसी पुनर्जन्म से कम नहीं था। उसकी मां ने रोते हुए कहा, तू मरकर भी जिंदा निकली बेटा। फिर आयशा ने एक संकल्प लिया, अब वह सिर्फ ट्रैवल ब्लॉगर नहीं रहेगी, वह उन लोगों की आवाज बनेगी जो किसी कठिन हालात में हार मान जाते हैं।